हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सेमेस्टर 8 मेजर पेपर 20 हिस्ट्री का ये हमारा लास्ट लेक्चर है, जिस पे आप सभी बच्चों के जितने बचे कुछ क्वेश्चन रहेंगे 15 मार्क्स, 5 मार्क्स और 1 मार्क्स का, वो सारा का सारा इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखिए और आप सभी बच्चों का इससे पहले जो 3 वीडियोज़ है उसको जरूर देख लीजिएगा, ताकि आप सभी बच्चों को पेपर में जो भी सवाल आएगा वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर फ्रेडरिक हेगल जो है, उनके राज्य संबंधी जो विचार है उसकी विवेचना करनी है तथा उनका जो महत्व है इसके बारे में एक मूल्यांकन करने बोला गया है इस सवाल में। तो फ्रेडरिक हेगल 19वीं शताब्दी का एक प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक थे, ठीक है, जिन्होंने बेसिकली आदर्शवाद, जिन्हें आइडियलिज्म के प्रमुख प्रवर्तकों में से एक माना जाता है। उनका एक फेमस, बहुत ज़्यादा फेमस कृति है जिसको बोला जाता है फिलोसॉफी ऑफ राइट्स, साथ ही साथ फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट। इसमें राज्य, समाज और स्वतंत्रता के संबंध में उनके जो विचार है वो मिलते हैं। हेगेल ने यहाँ पर जो राज्य को केवल एक राजनीतिक संस्था नहीं माना है, बल्कि नैतिक जीवन में की जो सर्वोच्च अभिव्यक्ति होती है उसे भी उन्होंने क्या क्या माना है। अब हेगल के अनुसार कहा जाए तो राज्य बेसिकली एक प्राकृतिक और एक नैतिक संस्था होती है, जिसका उद्देश्य क्या है कि केवल शांति और जो समाज में सुरक्षा है उसे बनाए रखा जा सके। बनाए रखना नहीं, बल्कि क्या करना है, नागरिकों के नैतिकता, सामाजिक और बौद्धिक विकास को भी क्या करना, सुनिश्चित करना, फिक्स करना। मतलब ये राज्य एक सिर्फ ऐसा संस्था ना हो जो कि बेसिकली सिर्फ उसका शांति और सुरक्षा बनाए, बल्कि समाज में होलिस्टिक डेवलपमेंट कर सके, जिनमें नैतिकता बढ़े, समाज समाज लोग सामाजिक हो और साथ ही साथ बौद्धिक विकास पर ध्यान दिया जाए। उनका मानना था कि व्यक्ति का जो वास्तविक विकास होता है वो राज्य के भीतर ही संभव हो पाता है। मतलब उनके हिसाब से कोई भी व्यक्ति अगर उसका रियल अगर डेवलपमेंट बोला जाए तो राज्य के भीतर ही पॉसिबल हो पाता है। इसलिए इन्होंने राज्य को क्या किया, व्यक्ति से श्रेष्ठ माना। मतलब जो राज्य होता है वो व्यक्ति से क्या ज़्यादा बेटर है हमारे पास है। उनके अनुसार व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, इसका वास्तविक जो अर्थ है राज्य के कानून और नियमों का पालन करना। मतलब व्यक्ति की जो पाव या फ्रीडम होना चाहिए वो उसको क्या करना चाहिए, स्वतंत्रता का उसका मतलब ये होता है कि वो राज्य के कानून और जो नियम है उसको फॉलो करे, क्योंकि राज्य जो है वो जनता की सामूहिक इच्छा और नैतिक चेतना का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब राज्य जो है वो जनता के हिसाब से ही काम करता है और जो भी नैतिक चेतना के लिए होता है उसी चीज़ को ये बताने का कार्य करता है। हेगेल ने परिवार, नागरिक समाज और राज्य को सामाजिक जीवन के तीन प्रमुख चरण माना। मतलब अगर बात किया जाए हमारे पास सामाजिक जीवन में परिवार है, नागरिक समाज है और राज्य है। इसको हमारे जो सामाजिक जीवन होता है इसका तीन बेसिकली चरण में रखा गया। इसको परिवार से व्यक्ति के जो नैतिक जीवन की शुरुआत होती है, उसके मॉरल वैल्यूज की शुरुआत होती है। नागरिक जीवन से वो आर्थिक और जो सामाजिक आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए क्या करता है, कार्य करता है। जबकि राज्य क्या करता है, दोनों के बीच में एक सेटअप या कॉम्बिनेशन सेटअप करता है, जिससे समाज में न्याय बनता है, व्यवस्था आती है और साथ ही साथ नैतिकता जो है ये स्थापित हो पाता है हमारे पास। उन्होंने संवैधानिक जो शासन का समर्थन किया। मतलब जो शासन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए, क्योंकि जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन होगा वहाँ नियम कायदे कानून होंगे और सभी राज्य जो है वो क्या करेगा, सभी लोगों के लिए फोकस कर पाएगा। तो उन्होंने संवैधानिक शासन का क्या किया, समर्थन किया और माना गया कि कानून के माध्यम से बेसिकली राज्य जो है अपने जो उद्देश्य उनको पूर्ति करता है। मतलब कानून के थ्रू ही बेसिकली यहाँ पर जो राज्य है वो अपने जो एम्स है बेसिकली उसको क्या करेगा, वो पूरा करेगा। हेगल के अनुसार देखिए, जो हेगल के विचारों का आधुनिक जो राजनीतिक दर्शन देखते हैं, जिनमें राष्ट्रवाद हो गया, आदर्शवाद हो गया, इसके चिंतन पर भी हमें गहरा प्रभाव देखने को पड़ा। उन्होंने राज्य की गरिमा, कानून का सर्वोच्चता और साथ ही साथ राष्ट्रीय एकता पर उन्होंने विशेष बल दिया है। उनके विचार से अनेक ऐसे हमारे आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत बहुत सारे प्रभावित हुए। ठीक है, उनके विचारों से जो हम लोग मॉडर्न जो पॉलिटिकल थ्योरीज देखते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होते दिखते हैं। अब सभी चीज़ों का आलोचना भी हमारे पास है। कुछ आलोचकों का कहना यह है कि उन्होंने राज्य को अत्यधिक महत्व देकर जो व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों का गौण बना दिया। मतलब राज्य को ज़्यादा वैल्यू दिया गया एज कम्पेयर टू पर्सन। ठीक है, जिस वजह से जो भी पर्सन का फ्रीडम है और अधिकार है उसको यहाँ पर थोड़ा सा कम वैल्यू दिया गया हमारे पास। तो कुछ विद्वानों का मत ये भी है कि उनके विचारों का उपयोग जो है निरंकुश शासन को उचित ठहराने के लिए भी किया गया। मतलब एक ऐसा शासन जिसमें लोगों के हित के लिए ना किया जाए, उस शासन पर बेसिकली बल दिया गया बताया जा रहा है। फिर भी राज्य को नैतिक संस्था मानने और राष्ट्रीय एकता, कानून के जो शासन हो गया और सामाजिक समन्वय पर बल देने के कारण हेगल का जो ये राजनीतिक दर्शन है बेसिकली वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। और हमारा जो मॉडर्न पॉलिटिकल जो थ्योरी चलता है इसमें उनके विचारों का विशेष स्थान है और वे आज भी हमारे राज्य एवं समाज के अध्ययन में बेसिकली प्रासंगिक है। मतलब इसका इस्तेमाल जो है वो आज भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था जो अगर आपसे पूछा जाता है तो इस प्रकार आपको बना के लिखना पड़ेगा। अगला सवाल है, महात्मा गांधी जी का सत्याग्रह तथा आदर्श राज्य का जो अवधारणा है
इसका विस्तार पूर्वक आपको बताना है, ठीक है, कि महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह के बारे में बताइए और आदर्श राज्य का जो अवधारणा है उसके बारे में समझाइए। तो महात्मा गांधी हमारे भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और साथ ही साथ एक राजनीतिक विचारक भी थे, ठीक है। और गांधी जी के बारे में हर बच्चा जानता है, तो इनके बारे में कुछ पर्सनल बताने की तो जरूरत नहीं मुझे। उनके राजनीतिक दर्शन का जो आधार है बेसिकली वो तीन, बेसिकली बोला जाए तीन चीज पे फोकस था। एक था सत्य, जिसे ट्रुथ कहते हैं, एक हो गया अहिंसा, नॉन वायलेंस हो गया, एक हो गया सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। ये तीन चीज पे उनका जो राजनीतिक दर्शन था वो हमें देखने को मिलता था। गांधी जी का विश्वास ये था कि समाज और राज्य में शांति, अगर स्थायी शांति और न्याय केवल जो है वो सत्य और अहिंसा के मार्ग से आ सकता है। मतलब अगर आपको समाज और राज्य में क्या करना है, शांति बनाए रखनी है, तो आपको यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा सत्य पे, ट्रुथ पे और अहिंसा के मार्ग पर चलना पड़ेगा, तब जाके ये पॉसिबल हो पाता है। उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसमें एक नया दिशा दिया गया और विश्व भर में जो शांति पे और साथ ही साथ मानवता पे, इस पे विशेष संदेश दिया गया हमारे पास, ठीक है। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह करना, यहाँ पर है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह किसी के विरुद्ध हिंसा या घृणा का जो मार्ग होता है बेसिकली वो नहीं है, बल्कि क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है हमारे पास जिसमें प्रेम, धैर्य, आत्मबल और नैतिक शक्ति के द्वारा अन्याय को हम लोग क्या कर सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से इसका विरोध कर सकते हैं। यही सत्याग्रह होता है। सत्याग्रह कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लेता, मतलब इसमें हिंसा का कोई स्थान ही नहीं है, बल्कि इसमें क्या होता है, स्वयं कष्ट सहकर अन्याय करने वालों का हृदय को क्या किया जाता है, उसमें परिवर्तन लाया जाने का प्रयास किया जाता है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन, इनमें कई आंदोलनों में सत्याग्रह का जो सफल प्रयोग है वो करके बताया था। उनके अनुसार सत्याग्रह केवल एक राजनीतिक संघर्ष का साधन नहीं है, बल्कि जीवन जीने का जो एक नैतिक बेसिकली हमारे पास पद्धति भी होता है, ठीक है। और गांधी जी ने जो बेसिकली आदर्श राज्य, जिन्हें हम राम राज्य कहते हैं, इसकी अवधारणा भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उनका आदर्श राज्य एक ऐसा राज्य है बेसिकली जहाँ पर न्याय, समानता, स्वतंत्रता और जो नैतिकता है, इन सब चीज़ों का शासन हो। उन्होंने बेसिकली फोकस किया था कि ग्राम स्वराज जो होता है उस पर फोकस किया था या बल दिया बेसिकली। माना गया कि प्रत्येक गांव हो वो आत्मनिर्भर हो और खुद स्वशासित, मतलब खुद का शासन वो खुद कर सके। गांधी जी का विश्वास यह था कि सत्ता का मान लीजिए अधिकतम अगर विकेंद्रीकरण होगा, डिसेंट्रलाइजेशन होगा और जनता को शासन में सक्रिय भागीदारी मिलनी चाहिए, ऐसा गांधी जी का सोचना था। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक जो समानता हो गई, साथ ही साथ अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी हो गया, उन्मूलन हो गया, महिलाओं के सम्मान का भी उन्होंने क्या किया, समर्थन किया। गांधी जी के विचारों को हमारे भारत के जो स्वतंत्रता आंदोलन है और जो आधुनिक जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उस पर तो आप हमेशा इम्पैक्टफुल रहता है इनका बात। आज भी अहिंसा, सत्य, ग्राम विकास, स्वावलंबी होना, नैतिक राजनीति, इन सभी के क्षेत्र में उनका जो विचार है वो अत्यंत ही क्या है, हमारे पास है, प्रासंगिक है। यद्यपि हर चीज़ का देखिए बोले ना, पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव होता है। कुछ लोग गांधी जी के इस चीज़ से पसंद भी नहीं करते थे। गांधी जी का जो आदर्श राज्य है ये आधुनिक औद्योगिक और वैश्विक युग में पूरी तरीके से व्यवहारिक नहीं है, ठीक है। फिर भी जहाँ सत्य है, अहिंसा है, मानवता है, नैतिक शासन पर उनका जो आधारित ये बेसिकली राजनीतिक दर्शन है वो हम लोग आज भी उनकी ये विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत है। इसलिए हम लोग गांधी जी को आधुनिक युग का हम लोग महान राजनीतिक और जो नैतिक विचारक है उनमें से उन्हें काउंट किया जाता है। अगला सवाल है हमारे पास है कि कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद यानी डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म एवं जो ऐतिहासिक जो भौतिकवाद है, हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म, इनके सिद्धांत की आपको व्याख्या करनी है, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स आपने सभी ने नाम सुना होगा। 19वीं सेंचुरी के एक महान जर्मन दार्शनिक थे, एक अर्थशास्त्री थे, साथ ही साथ एक राजनीतिक विचारक भी थे। उन्होंने समाज में हम लोग जो राज्य और इतिहास का बेसिकली जो व्याख्या देखते हैं भौतिकवादी दृष्टिकोण से, उन्होंने बताया। मार्क्स के जो राजनीतिक दर्शन का जो बेस माना जाता है वो है हमारे पास है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, डायलेक्टिकल जो मेटेरियलिज्म होता है, और ऐतिहासिक भौतिकवाद, हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म। इन सिद्धांत पे फोकस होता है। इन सिद्धांतों के माध्यम से उन्होंने सामाजिक परिवर्तन हो गया, वर्ग संघर्ष हो गया और साथ ही साथ आर्थिक जो व्यवस्था है उसको समझाने का उन्होंने क्या किया, प्रयास किया। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार संसार में मान लीजिए कोई भी वस्तु या व्यवस्था ये फिक्स नहीं है, टेम्पररी सबके सब। प्रत्येक वस्तु निरंतर क्या है, परिवर्तनशील होती है। और यह परिवर्तन बेसिकली क्या होता है, जो विरोधी शक्तियां हैं उनके संघर्ष के कारण ही हो पाता है हमारे पास है। मार्क्स ने हेगल का जो सिद्धांत है उसके द्वंद्वात्मक पद्धति को स्वीकार किया, लेकिन उसे आदर्शवाद के स्थान पर बेसिकली भौतिकवाद का जो आधार है उस पर उन्होंने बल देने का कार्य किया। उनके अनुसार समाज में परिवर्तन जो है वो विचारों से सिर्फ नहीं बल्कि लोगों की जो आर्थिक परिस्थिति होगी, भौतिक जो शक्ति है उसके संघर्ष से होता है। इसलिए उन्होंने आर्थिक आधार को बेसिकली समाज का विकास का एक सबसे महत्वपूर्ण तत्व ये मान के चले।
ऐतिहासिक भौतिकवाद के अनुसार कहा जाए तो मानव इतिहास का जो विकास है वो उत्पादन के साधन और आर्थिक संबंधों से होने वाले जो परिवर्तन है इसके आधार पर हमारे पास होता है। प्रत्येक समाज को देखिए बेसिकली मोस्टली दो भाग बांटा गया है। एक होता है शोषक वर्ग और एक होता है शोषित वर्ग, ठीक है। इन दोनों वर्गों के बीच में आपको मालूम है कि हमेशा संघर्ष होते रहा, एक स्ट्रगल देखा गया और ये इतिहास की गति को आगे भी बढ़ाता है। मार्क्स के अनुसार इतिहास जो है वो आदिम साम्यवाद है, दास प्रथा, सामंतवाद, पूंजीवाद, समाजवाद और अंततः क्या होता है साम्यवाद के चरणों से क्या होता है गुजरता है। उनका विश्वास था कि जो पूंजीवाद है ये कैपिटलिज्म समाप्त होगा और जो वर्गहीन तथा शोषण मुक्त समाजवादी है, इस समाज की स्थापना होगी। मार्क्स के विचारों का बेसिकली जो विश्व का राजनीति हम लोग देखते हैं जिनमें अर्थशास्त्र हो गया, समाजशास्त्र इन सभी पर गहरा प्रभाव देखते हैं। रूस, चीन तथा अन्य देश की जो प्राकृतिक अगर राजनीतिक व्यवस्था देखिएगा तो उनका सिद्धांत से बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। उन्होंने श्रमिकों के अधिकार पर फोकस किया, सामाजिक जो समानता होनी चाहिए और साथ ही साथ आर्थिक न्याय पर एक विशेष उन्होंने बल देने का कार्य किया। हालांकि उनके सिद्धांतों की आलोचना भी की गई है। आलोचकों का कहना यह है कि उन्होंने आर्थिक कारकों को अत्यधिक महत्व दिया तथा साथ ही साथ सामाजिक और सांस्कृतिक जो तत्व है उसकी यहाँ पर उपेक्षा भी की है। फिर भी वर्ग संघर्ष, सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक जो असमानता इसके विश्लेषण कारण कार्ल मार्क्स का जो राजनीतिक दर्शन है वो हमारे आज को जो हम बेसिकली पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं उसमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण आधार माना जाता है कार्ल मार्क्स का थ्योरी। तो ये था हमारे पास कार्ल मार्क्स से जुड़ा हुआ सवाल जो अगर पेपर में आता है आपको तो इस प्रकार आपको बना के लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 15 मार्क्स 5 मार्क्स का सारा सवाल टोटल 15 क्वेश्चन हमने आपसे बच्चों को डिस्कस कर दिए जो कि पेपर में पूछे जाएंगे। अब आपके सिलेबस के हिसाब से जो 1 मार्क्स से सवाल बन सकते हैं ना वो मैं बताता हूँ। जैसे हमने आपको पढ़ाया हुआ था कि द पब्लिक जो माफ करिएगा द रिपब्लिक जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है। तो हमने जब पढ़ाया था आपको बताया था कि इसके जो लेखक वो कौन है, प्लेटो है। फिर है प्लेटो के आदर्श राज्य में जो सर्वोच्च शासक है वो किसे माना गया है, ठीक है। तो प्लेटो के जो आदर्श राज्य में जो सर्वोच्च शासक है वो दार्शनिक राजा को माना गया, फिलोसोफर किंग को माना गया है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, ये जो कथन है ये किसके द्वारा दिया गया था। तो याद रखिए ये जो कथन है बेसिकली किसके द्वारा दिया गया था, तो अरस्तु यानी एरिस्टोटल के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर। कौटिल्य का जो सप्तांग सिद्धांत है इनमें कितने अंग है, तो हमने आपको पढ़ाया था। तो इसमें टोटल 7 अंग है हमारे पास है। मंडल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो इसने किसने किया था हमारे पास, तो कौटिल्य यानी जो चाणक्य है, ठीक है, या विष्णुगुप्त है, उन्होंने किया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। फिर है हमारे पास लेविथियन के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा हमारे पास ये हॉब्स है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर। फिर हॉब्स के अनुसार जो संप्रभुता है, सोवरेनिटी कैसी होती है, तो सर्वोच्च होना चाहिए और ये अविभाज्य होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। फिर है प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का जो प्रमुख जो समर्थक है वो किन्हें माना गया है, तो जॉन लॉके को माना गया है, जॉन लॉक को माना गया लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। लॉक के अनुसार जो प्राकृतिक अधिकार है वो कौन कौन से प्राकृतिक अधिकार होते हैं, तो याद रखिएगा जीवन है, स्वतंत्रता है और साथ ही साथ हमारे पास संपत्ति, इसे माना गया प्राकृतिक अधिकार में। फिर है क्वेश्चन नंबर 10 में द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो बुक है इसके लेखक कौन है, तो याद रखिएगा रूसो हमारे पास है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर। सामान्य इच्छा यानी जनरल विल का सिद्धांत किसने दिया, तो ये भी किसने दिया था, रूसो ने। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर। उपयोगितावाद, ठीक है, इसके जनक किन्हें माना जाता है, तो याद रखिएगा इसके जनक जो है वो बेंथम को माना जाता है। और बेंथम का प्रसिद्ध सिद्धांत है वो क्या है, अधिकतम व्यक्तियों के लिए अधिकतम जो सुख हो सकता है उससे पे फोकस करना, ये इसका सिद्धांत था। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। द प्रिंस जो पुस्तक इसके लेखक कौन है, तो मैकियावेली है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। शक्तियों का जो पृथक्करण है, सेपरेशन ऑफ पावर का जो सिद्धांत है वो किसने दिया हमारे पास, तो याद रखिएगा ये मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर। अगला है ऑन लिबर्टी जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, हमें ये बताना है। तो याद रखिएगा जॉन स्टुअर्ट मिल इसके लेखक है। फिर है हेगल ने राज्य को क्या माना है, तो एक नैतिक संस्था मान के चला है। सत्याग्रह का सिद्धांत अभी हमने बताया कि गांधी जी ने दिया है हमारे पास, ठीक है। फिर अगला है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ये भी बताया, इसके प्रतिपादक कौन है, तो कार्ल मार्क्स है हमारे पास है। और वर्ग सिद्धांत, वर्ग जो संघर्ष होता है इसका सिद्धांत किसने दिया, कार्ल मार्क्स ने दिया था, अभी हमने आपको बताया। तो ये था आपसे बच्चों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो पेपर में पूछे जाएंगे आपको। तो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है मेजर पेपर 20 हिस्ट्री का। अब आपसे बच्चों को इसके अलावा अगर एडवांस मेजर पेपर भी पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपसे बच्चों के लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्दी डिस्कस कर दूंगा हमारे चैनल पे, ठीक है। तो कैसा लगता है हमारा वीडियो जरूर बताएं, कौन से कॉलेज से पढ़ रहे हैं। और आपसे बच्चों को इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरा शेयर कर दीजिएगा ताकि आपसे बच्चों को भी मतलब दोस्तों को भी अच्छे अच्छे मार्क्स आ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे बेस्ट के साथ भी बच्चों को, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।